and I am director of this institution, and I welcome you all at this prestigious platform with Alhamdulillah 250 plus up to 500 और CSS के पास हो गए qualified student data working in various government departments. लास्ट जो CSS का रिजल्ट आया इसमें अभी तक के आदादोशुमार जो मेरे तक पहुंचे हमारे तकरीबन 6 लोग जो उनसे उन्होंने क्लियर किया ये जो 2022 को फाइनल रिजल्ट आया। और आज की जो हमारी ट्रायल क्लास है इससे पहले सेमिनार हो चुका है। जिन लोगों ने सेमिनार नहीं लिया वो सेमिनार की रिकॉर्डिंग ले सकते हैं अपने कोऑर्डिनेटर से, जिसमें उसको सारी जो बेसिक डिटेल है रिगार्डिंग CSS, रिगार्डिंग आर मेथडोलॉजी ऑफ स्टडी, रिगार्डिंग द एग्जामिनर रिपोर्ट्स, फाइंडिंग्स ऑफ एग्जामिनर रिपोर्ट्स, वो सब कुछ पता चल जाएगा। आज जो आपकी ट्रायल क्लास रखी गई इसका मेन मकसद ये है कि जिन लोगों को कुछ पैटर्न्स का पता नहीं है कि किस पैटर्न के मुताबिक CSS की क्लास होती है वो फॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स के साथ क्लास लें। ये भी आपके साथ हमारे जो ऑनगोइंग बैच है उसके स्टूडेंट भी मौजूद हैं। ये इकरा और मुदस्सर के नाम मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। और भी स्टूडेंट अभी जो उनसे कुछ लोग रिकॉर्डिंग ले रहे होते हैं, कुछ लोग जो उनसे वो लेट ज्वाइन कर रहे थे तो अभी यहाँ पे आ जाएंगे साथ सारे। तो आज की क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि हम लोग किस तरह जो उनसे है वो क्लास को यहाँ पे ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं, हमारा क्या पैटर्न होता है और किस तरह स्टूडेंट्स जो उनसे वो चीज़ों को कवर करते हैं। तो आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्टूडेंट्स पाक इंडिया रिलेशन। पाक इंडिया रिलेशन जैसा कि ऑलवेज एन हॉट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री और ऑल टाइम जो आंसर लैमलाइट पे रहता है बिकॉज ऑफ वन ऑफ द की इशू बिटवीन यू एंड इंडिया। कौन सा वो इशू है? व्हाट इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन यू एंड इंडिया? एक चीज मैं मेंशन कर दूं, आप लोग सारे लोग अनम्यूट कर सकते हैं, क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फील फ्री जस्ट एज यू आर सिटिंग इन अ फिजिकल क्लास। यूं ना हो कि मैं बुतों से बातें कर रहा हूँ, ठीक है। चैट बॉक्स में लिख के ही बता सकते हैं जो लोग बोल नहीं सकते, बाकी अनम्यूट करें। तो इंडिया और आपके दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे क्या रही है? सर कश्मीर इशू आई थिंक। एक्सीलेंट, कश्मीर इशू। इंडिया और आपके दरमियान जो सबसे बड़ा इशू रहा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिसके ऊपर आप अभी तक 4 जंगों में भी जा चुके हैं, वो आपका इशू कश्मीर का रहा है। कश्मीर के बाद दूसरा इशू कौन सा रहा है? वाटर। वेरी गुड, वाटर इशू, ठीक है, गुड जिशान। उसके बाद एक और ब्लेम गेम सबसे ज्यादा जिसपे होती रही है। न्यूक्लियर पावर। नो 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 सर, सोचे सोचे, ब्लेम गेम किस पे होती रही है? टेररिज्म, ठीक है। तो इंडिया के साथ जो आपके मेन इश्यूज रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो ये 3 इशू रहे हैं, ठीक है। एक इशू आपका सबसे इंपॉर्टेंट कश्मीर, ठीक है, दैट वाज बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन 2 कंट्रीज। उसके बाद इशू ऑफ योर वाटर, आपका इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी जिसके तहत आपके दरमियान जो सा ये मुआहिदा तय पाया था कि 3 दरिया आपके पास आने, ठीक है। वो 3 दरिया के नाम याद रखने का हिंट जो सा है वो आपका आ जाता है। कौन कौन से वो 3 दरिया हैं, किसी को पता नाम? नो सर। कोई और? चिनाब, रावी, ब्यास मेरा ख्याल इंडिया के पास आएंगे। ठीक है, और आपके पास कौन से आते हैं? चलिए अब मैं बता देता हूँ आपको। आसान तरीन तरीका याद रखने का ये है, आई एक्सपेक्ट कि आप सबके पास इस टाइम पेन और कॉपी मौजूद है। ICJ लिख लो। ICJ का क्या मतलब होता है? ये तो पता ही होगा आई होप, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। उसका एब्रीवेशन है ICJ। ICJ से आपने एक हिंट याद रखना है, I फॉर इंडस, C फॉर चनाब और J फॉर झेलम। ये 3 दरिया इंडस वाटर ट्रीटी में आपके पास आए हैं। रावी, सतलुज, ब्यास, ये तीनों दरिया इंडिया के पास के हैं। अब सारी जिंदगी नहीं भूलेगा ICJ से आपको ये। फाइन, ICJ हो गया। इंडस, चनाब, झेलम, ये 3 दरिया आपके पास आए, ठीक है। और आपकी जो बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर के बाद जो इशू रहा है वो पानी का रहा है। आपका ये एग्रीमेंट हो गया। इस एग्रीमेंट के बावजूद इंडिया ने क्या काम किया कि जो दरिया दर हकीकत आपके पास आते थे उनके ऊपर भी डैम बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। 2 इशू हो गए। तीसरा इशू जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रहा है वो मैंने आपको बताया टेररिज्म का।
अब इन तीनों चीजों को ज़हन में रखना है। और मेरे बच्चों आ जाओ, अब आप स्क्रीन की जानिब, जो स्लाइड्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप बात करें तो आप दोनों सर काइंडली कंट्रीज, पिछले दरियाओं का वो फार्मूला सा लिखवा दें। तो जैसे मैंने लिखा है ICJ, चैट बॉक्स में मैं लिख देता हूँ। सर जी आई, वो लिख लिया है, और 3 दरिया जो हमारे पास है उनका क्या फार्मूला है? हमारे पास ICJ है ना, इंडस। और इंडिया के पास? जो बाकी तीन बचे उनके पास है रावी, सतलुज, ब्यास। 6 दरिया है ना टोटल बड़े, रावी, सतलुज और ब्यास, ये तीनों उनके पास गए हैं। ओके, आगे चलूं? ओके बेटा, अब आप दोनों जो से कंट्रीज हैं, यू हैव अ कॉमन कल्चर, यू हैव मोस्टली कॉमन मदर टंग, and you both for were colonized by Britishers in 19th century. After that, Pakistan starts struggling for survival with an ideology that Hindu and Muslim are two different nations. In spite of living together for centuries, they both have their different religious practices, culture and norms. So both cannot live together. So there should be an independent homeland for both of the countries. At that time, there was a decision that the country which are populated with Muslim population will be a part of Pakistan, and with Hindu population will be a part of India. And other states that were owned by Maharajas were bound to follow this rule. But when this rule was applied on Kashmir, unfortunately, कश्मीर में ये रूल अप्लाई करने के बावजूद भी कश्मीरियों में मुसलमान आबादी ज्यादा होने के बावजूद वो पाकिस्तान को नहीं दिया गया। मेरा आपसे क्वेश्चन है, कश्मीर पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया गया? मैं आपकी जानिब चले, क्या रीजन क्या थी? बाकी सब जगह दे दी, कश्मीर देने का दिल क्यों नहीं किया? खुद देखो बेटा, यहां पे अगर आप ये वाली जगह दे देते, क्या होना था? वेरी गुड, बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, गुड। यहां पे एक वर्ड लिखे, जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन। जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन, कश्मीर एक वो जगह है जो जियोग्राफिकली अपर साइड पे है, और ये मोस्टली जो दरिया है, और दरिया के साथ साथ जो मेन वर्ड यहाँ पे आएगा वो आएगा आइस रिजर्वायर्स। स्नो रिजर्व्स भी इसे कहते हैं और आइस रिजर्व्स भी कहते हैं। ये आपके इस पॉइंट पे ही है जहां से मेल्ट डाउन होकर फ्रेश वाटर सप्लाई होती है। उसके बाद जियो स्ट्रैटेजिकली अगर कश्मीर पाकिस्तान को ना दिया जाता, पाकिस्तान विल नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद कार्स। ये जो अपर पार्ट है इंक्लूडिंग चाइना और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान इससे कनेक्ट नहीं होना था। और तीसरी बात जो भी आपने यहाँ चैट बॉक्स में बताई, नेचुरल रिसोर्सेस। कश्मीर के अंदर किस किस कंट्री की जंग है? बोलो बोलो, जितना पता है उतना बोली जाओ साथ साथ। सर आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान की जंग है। और चाइना भी है वहां पे, ये भी लिख लें। जी सर, चाइना के। ठीक है, लद्दाख का मकाम जौन सा है, वहां पे चाइना भी इस जंग में मौजूद है। और चाइना और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है, जिस तरह आपका लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है, चाइना और इंडिया के दरमियान बॉर्डर है, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। जी आतिफ बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ। कश्मीर 3 वजह से इंपॉर्टेंट है। पहली वजह, जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन, मीन्स कश्मीर इज एट दैट प्लेस which connects Pakistan towards emerging China and Central Asia. Second, as it's an highest top, so
your 90% ice reservoirs that melt down in your summer season and supply fresh water are present at this place. And third is natural resources. Clear, Atif? अब जब ये तीन चीजों को मेरे बच्चों आप जेहन में रख के चीजों को समझेंगे ना, ऑब्वियसली फिर आपका एक सोच डेवलप होगी। मैं भी डायरेक्ट कश्मीर पे जाना चाहता तो मैं चला जाता, लेकिन अब आपको ये पता चल गया है कि सिर्फ कश्मीर के नहीं, यहाँ पे दो सवाल और भी मौजूद है। नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू मीन्स। निशान क्या पूछना चाह रहे हो? अनम्यूट करके पूछो। सर आपने बताया ना कि वो डायरेक्ट किसी मुल्क से कनेक्ट होता है, वो नहीं होगा। ये कार्स मैंने कहा है, कार्स है CAR, वो कहते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। ये ऊपर जो आपके तान तान वाली लैंड लॉक कंट्रीज आ जाते हैं, और उसके साथ ये चाइना। ये जो गवादर जैसा प्रोजेक्ट है हो नहीं सकता अगर कश्मीर उधर चला जाता है। ठीक है। और दूसरी बात मेरे बच्चों, मैंने आपको ये बताई कि कश्मीर जो सा है, दैट इज बोर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन 3 स्टेट्स, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। आपका और इंडिया का बॉर्डर जो सा है वो लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है, और चाइना और इंडिया का बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाता है। Now come back in 1947. At that time, India failed to grip up Pakistan, and Pakistan became an independent country. At that time, there was various security concerns, as Pakistan was a newly born state जिसके पास उस टाइम ना रिसोर्सेज थे ना लीडरशिप थी। तो इंडिया हर हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। पाकिस्तान में बलूचिस्तान बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और कश्मीर बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी, दोनों जौन सा है वो इश्यूज रहे हैं। आदिया बेटा मैंने बताया ये 3 पॉइंट्स। पहले मैंने बताया आपको, जो पहला पॉइंट है वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है कि वहां पे जो वाटर रिसोर्सेज है आपके वो वहां से इमर्ज होते हैं, जिसका मैंने बताया आइस रिजर्व्स, बर्फ पड़ती है ना ऊंची जगह सारी वो। और तीसरा मेरा बेटा मैंने आपको बताया है नेचुरल रिसोर्सेज का। अब आपका होस्टाइल रिलेशनशिप रहा फ्रॉम द वेरी डे फर्स्ट, बिकॉज इंडिया वांट्स यू टू डिस्टेबलाइज, और पाकिस्तान उस टाइम इस सिचुएशन में नहीं था कि वो इंडिया से जंग भी कर सके, बिकॉज वी वर इन द डीपन क्राइसिस। सो पाकिस्तान वाज ऑन वन साइड बैटल ऑफ सर्वाइवल जारी थी, दूसरी तरफ इंडिया की इंटेंशन थी कि पाकिस्तान को तबाह किया जाए। तो पाकिस्तान के लिए उस टाइम 2 चीजें जरूरी थी कि वो बैलेंस ऑफ पावर का फिनोमेना जो उस टाइम दुनिया पे इमर्ज हो चुका था उसको किसी तरह ऑप्ट करे और अपने आप को सिक्योर करे। पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन थी, ईदर टू बी अ पार्ट ऑफ इमर्जिंग रशिया और इमर्जिंग अमेरिका, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। तो पाकिस्तान क्योंकि सिक्योरिटी के बारे में बहुत परेशान था, तो पाकिस्तान ने एट दैट टाइम अमेरिका की जो ब्लॉग था उसका सहारा लिया और सीटो सेंटो अलायंसेस का मेंबर बना। अब सीटो सेंटो अलायंसेस जो अमेरिका ने इस रीजन में किए हुए थे, जो आपका यहाँ पे वेस्ट एशियन रीजन है, इससे पाकिस्तान को वक्ती तौर पे इंडिया से सिक्योरिटी मिल गई। उसके साथ साथ $3.1 बिलियन की एड मिली। ये दूसरे जो पाक यूएस रिलेशन है उसमें मैं करवा चुका हूँ, जो जिनकी क्लास के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं इनको करवाया हुआ टॉपिक। आपको भी जब करवाएंगे तो आपको भी चीजें सारी फिंगर टिप्स में होंगी। और जो पाकिस्तान में उस टाइम डिजास्टर्स चल रहे थे वो डिजास्टर्स इस टाइम आपके सामने। इन डिजास्टर से पाकिस्तान को वक्ती सहारा मिल गया, और पाकिस्तान जो है उसके इस टाइम 2 हिस्से थे, एक ये वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ये ईस्ट पाकिस्तान जिसका नाम प्रेजेंटली बांग्लादेश है। अब
जब ये वाला पार्ट जो कि आपका वेस्टर्न पार्ट था, बिकॉज दिस वर मोर इंपॉर्टेंट, तो सारा फोकस यहाँ पे हो गया, तो उस टाइम उन्होंने बांग्लादेश को कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं दी, जिसकी वजह से फिर ऑब्वियसली बांग्लादेश टूटा। फिर आपकी पहली जो वॉर है आफ्टर इंडिपेंडेंस लड़ी गई कश्मीर पे, सारा फोकस ये आपके साइड पे था, ठीक है। अब ये देखें, ये वो लद्दाख का मकाम है जहाँ पे चाइना के साथ है, जो उसका सारा कंसंट्रेशन रहती है, ये वाला मकाम है जहाँ पे हमारे साथ रहती है। तो 1947 में आपके इस वॉर के बाद जब आपने 1954 और 5 में ये सीटो सेंटो अलायंसेस को ज्वाइन कर लिया, वक्ती तौर पे आपका बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो गया। ये जो आपको इस टाइम पर्पल कंट्रीज नजर आ रही है, सारे सीटो सेंटो अलायंसेस के मेंबर थे। सीटो सेंटो अलायंसेस का मकसद ये था मेरे बच्चों, इट वाज अ डिफेंसिव agreement or defensive alliance, which means that if any one country is attacked by any enemy, all these purple countries will simultaneously attack as a retaliation, कि अगर इनमें से किसी एक पे को हमला करेगा तो उसका जवाब देने के लिए ये सबसे बड़े भाई इनके अमेरिका होंगे और ये छोटी मोटी कंट्री साथ मिलकर इकट्ठा अटैक कर देंगे। ये था सीटो का मकसद। इसी तरह जो सेंटो था, ये सेंटो भी इसी तरह कैपिटलिज्म का अलायंस था अमेरिका के तहत, और ये सारा जो आपका ये वाला है ना, ये सेंट्रल एशिया के ऊपर जो कंट्रीज हैं जिनको आप बेसिकली वेस्ट एशिया कहते हैं, ये कंट्रीज वो थी जो मेंबर थी। वेस्ट एशिया में से कैसे कह रहा हूँ पता है आपको? ये देखिए, मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक चीज लिख रहा हूँ, वी आर गोइंग टू स्कूल, उसमें वी आता है ना, मैप को आपने याद रखने के लिए ये हिंट याद रखना है। हम भी बड़ा खपे थे 10-15 साल पहले, तो आपको खपने से बचा लेते हैं। आप जिस भी कंट्री का डायरेक्शन से देखना चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान है तो डब्ल्यू इस साइड पे आया, तो ये वाली साइड आपकी सारी वेस्ट की। अगर ओवरऑल एशिया की बात करें तो तकरीबन ये वाला रीजन जॉनसन, ये रशिया डाल के ये वाला रीजन पूरा एशिया है, ठीक है। ये वाली साइड ईस्ट की है और ये वाली साइड वेस्ट की। समझ आ गई? वी का रूल समझ आ गया? और नॉर्थ को याद रखने के लिए हमेशा याद रखना, नोज ऊपर की तरफ होती है ना। सादिक देखना चाह रहे हैं, नहीं तो म्यूट रखो बेटा अपने आप को। मेरे बच्चों, मैं म्यूट कर दूंगा। चले, मैंने म्यूट कर दिया। जब सिर्फ कुछ पूछना हो तब अनम्यूट करें। बाकी सबको समझ आ गया ये रूल? राबिया बेटा, आपकी तरफ को होना है ये, इसका इंटरनेट का इशू, बाद में रिकॉर्डिंग ले लेना बेटा। चलें जी, गुड। इससे आगे चलते हैं फिर। अब ये जो सीटो सेंटो अलायंसेस थे, इसने पाकिस्तान को वक्ती तौर पे बहुत फायदा दिया। वो फायदा इसलिए दिया कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली उस टाइम सिक्योरिटी की तलाश में था, और ये अलायंस होने के बाद पाकिस्तान जौन सा है वो जरा अपने आप को स्ट्रेंथन करने में कामयाब हो गया। बाकी बच्चों को आवाज मेरी ठीक आ रही है? अगर किसी एक आधे को इशू है, सोनिया सर आवाज क्लियर आते आते बंद हो जाती है। बेटा वो इंटरनेट का आपकी तरफ इशू होना है, कल बारिश हुई उसकी वजह से हुआ, लेकिन इसीलिए हमने ये रिकॉर्डिंग रखी हुई, बेफिक्र हो जो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना। ये जनाब वो आपकी जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडस वाटर ट्रीटी, बाद में इसके टाइम आया जो 1960s का था, ठीक है, जब आपका कश्मीर के बाद दूसरे पॉइंट पे पानी की जंग छिड़ने लगी। इस टाइम आपको वर्ल्ड बैंक ने मेडिएट किया, और उस मेडिएशन के तहत आपके माबैन ये फैसला तय पे आ गया कि ये 3 दरिया आपस में बांट लिए जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इन दरिया का ओरिजिन कहाँ पे है? ये ऊपर वाला हिस्सा नोट कर रहे हैं, इंडस कहाँ से निकल रहा है? सबसे बड़ा दरिया आपका इंडस का ही है, बाकी भी छोटे छोटे दरिया तिब्बत से ओरिजिनेट होता है जी। नहीं, इंडस तिब्बत से नहीं होता। इंडस ये देखे कहाँ से हो रहा है, ये बेसिकली बेसिक ओरिजिन इंडिया से इसका। जो तिब्बत से आ रहा है वो दरियाए काबुल है, और वो भी आके इंडस में गिर रहा है।
सवात से आगे जो आ रहा है वो भी आके इंडस में गिरता है। ठीक है, तो मेन सही हो आपकी गया सर। शारक जौन सी वो इंडस है। अगर ये आपका बंद कर दिया जाता तो जो थोड़ा बहुत पानी की एक्सेस थी ये भी आपकी टोटली खत्म हो जानी थी। टोटल सिंध तक आपका ये एक ही दरिया जा रहा है, जो दरिया ये जो आपका दरिया सिंध जिसको कहते हैं इंडस है। इस टाइम आपको वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया और आपके दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी जौन सी है वो साइन हुई। सो एट दैट टाइम दिस इशू वाज बेसिकली कम टूवर्ड्स यू कैन से कोल्ड बट डजंट एलिमिनेटेड। ये इशू ये नहीं कि खत्म हो गया, बिकॉज क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर जो दरिया आ रहे हैं वो ओरिजिनेट जो उनसे इंडिया से ही हो रहे हैं। तो इंडिया कभी भी कोई हरकत करे तो पाकिस्तान का पानी बंद करने की सलाहियत रखता था। अब ये देखे वही कश्मीर के मकाम पे आने से पहले ये इंडिया से इधर को जा रहे हैं। यहाँ पे उसने क्या काम किया कि इवन आफ्टर इंडस वाटर ट्रीटी ये बगलियार डैम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, बिकॉज कश्मीर रीजन उसके पास है और उस रीजन को उसने मिस यूज करते हुए आपका फिर वर्ल्ड बैंक में केस किया। केस के दरमियान फैसला भी आपके हक में हुआ। इसने क्या स्टांस ऑप्ट किया कि जी हम पानी रोक नहीं रहे, हम सिर्फ पानी को इकट्ठा कर रहे हैं और वैसे ही आगे जा रहे हैं, हम कौन सा पानी यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज द वे व्हेन दे ब्रीच्ड द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। और उसके बावजूद जौन सा है ये आपका इशू जारी है सारी ये तक। उसके बाद 1965 की वॉर हो जाती है जी। 1965 की वॉर was one of the major war between you and India. This was overall a second war. पहली वॉर आपकी वही कश्मीर पे हुई। ठीक है, उसके बाद दूसरी वॉर जो सी वो फिर कश्मीर भी जो वजह बनी। उस टाइम आपका जो ताशकंद डिक्लेरेशन था ये साइन हुआ। लेकिन इस टाइम पे एक प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी हुई कि आपको अमेरिका ने धोखा दिया, जिसकी वजह से आप इस जंग को खात्म खा कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। 1971 आता है, फिर आपकी तीसरी वॉर होती है। ठीक है, ये वो टाइम था जब आपसे ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया। इस वॉर में इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान वालों को सपोर्ट किया टू स्टैंड अगेंस्ट पाकिस्तान। तो फिर 1971 में आपका शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें फिर आप जरा दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं इंडिया के साथ। एक जरा आपको समझने की जरा डाउनवर्ड रिलेशनशिप आपका गया है कि जरा जो आप में गर्मा गर्मी थी वो खत्म हुई। उसके साथ ही 1974 में अमेरिका की सपोर्ट से इंडिया ने अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का आगाज कर दिया। पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न और बढ़ गए और 1976 में पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का आगाज कर दिया। 1984 में आपका सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट हुआ। यहाँ मैं इसलिए तेज हूँ कि ये सवाल नहीं आते, असल बात पे आपको मैं लेके जा रहा हूँ। ये जो आपका सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अगेन ये भी आपका उसी रीजन में, और इस सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट की रीजन भी वही थी कि आप दोनों कंट्रीज में जो कन्फ्रंट्रेशन रहती थी, बट एट दैट टाइम यू वर ऑन द बेटर साइड बिकॉज अमेरिका वाज स्टैंडिंग विद यू ड्यू टू देयर ओन इंसेंटिव जो तो था कोल्ड वॉर। अफगानिस्तान वॉर, जिसको कोल्ड वॉर और प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, ये स्टार्ट हुई है मेरे बच्चों आपकी 1979 में। और ये 1979 में इस वॉर का जो आगाज है उसने पाकिस्तान की अहमियत अमेरिका के लिए फिर से उजागर कर दी। वो अमेरिका जो 1965 में आपको छोड़ चुका था और इंडिया को सपोर्ट कर चुका था जंग में, उसने फिर से, क्योंकि अफगानिस्तान में आपको इस्तेमाल करना था तो आपके करीब होना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस सूरत में आप जरा तब तक स्टेबिलिटी की तरफ रहे। 1989 आ गया जी। दिस वाज द टाइम जब पाकिस्तान मुजाहिदीन सप्लाई कर रहा था। ये मुजाहिदीन आपके बेसिकली उधर जा रहे थे जो अफगानिस्तान में यूएस के प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे थे रशिया के खिलाफ। ठीक है, जब ये जंग खत्म हुई, ये मुजाहिदीन फारिग हुए, तो इन मुजाहिदीन में से कुछ ने कश्मीर का भी रुख कर लिया और यहाँ पे एक रिवेंज स्टार्ट हुआ। और 1991 से आपकी और इंडिया की सिचुएशन दोबारा से आमने सामने हो गई। फिर 1998 में आपने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, इंडिया ने किया, तो इवन इमीडिएटली आफ्टर फ्यू डेज आपने भी इसको कर दिया। तो यहाँ पे आपका बैलेंस ऑफ पावर हो गया है, जिसके बाद आपकी जंग नहीं हुई। मेरा आपसे सवाल है कि 1998 के बाद जंग क्यों नहीं हुई? क्या रीजन थी? सर न्यूक्लियर पावर बन गया था। न्यूक्लियर पावर बन गया था और न्यूक्लियर पावर ने एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कर दिया था। मींस न्यूक्लियर पावर का मतलब ये बैलेंस ऑफ पावर जो है कि इनके पास रोटी है या नहीं है,
इनकी मईशत कमजोर है या मजबूत है, लीडरशिप है या नहीं है, लेकिन एक बम ऐसा है जो अगर मारा जाए तो पूरा इंडिया तबाह कर सकते हैं। पूरा इंडिया तो बहुत सब ठीक हो गया। ठीक है, सो दिस वाज द रीजन। नो नो बेटा, आतिफ यूएन की वजह से यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो हुआ है वो न्यूक्लियर वेपन का वजह से बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो गया है, यानी कि बोथ कंट्रीज इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब आप में इश्यूज जरूर हैं, बट if there will be a war, it will be so much destructive that it creates end for India if it creates end for Pakistan. जब वो आपको न्यूक्लियर मारेंगे, आप उनको न्यूक्लियर मारोगे, दोनों कंट्रीज तबाह हो जाएंगे। ओके, समझ गए? सो नाउ सेकंड फेज ऑफ हिस्ट्री वाज स्टार्टेड। ये देख ले, फेजेस में इसलिए आपको डिवाइड की है कि आपको पता चलता रहे कि इजीली आपने के किस फेज में क्या लिखना है। पहले फेज में आपकी जंगें हैं, चारों जंगें आपकी जो हुई हैं कश्मीर की वजह से हुई हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड फेज शुरू हो गया जनाब, वो हो गया 1999 का। इस टाइम आपके जो कारगिल वॉर थी वो भी डाउन ब्रेक की तरफ चली गई। इसके बाद जो आपका ब्रेक थ्रू आया उसकी रीजन ये तीन थी। न्यूक्लियराइजेशन सबसे बड़ी रीजन, उसके बाद अमेरिका, क्योंकि अमेरिका उस टाइम पाकिस्तान अमेरिका की जरूरत थी, अमेरिका ने रोल प्ले किया, और इकोनॉमिकली आपके पास एड आ रही थी, उस एड से आपके हालात भी कदरे बेहतर थे। फिर जो उस टाइम के बाद जो मेन आपका इशू आया वो कश्मीर के साथ साथ टेररिज्म का आया। ठीक है, और उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, जो आपके इंटरनेशनल ऑथर्स हैं वो लिखते हैं स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ये वर्ड लिख लें, स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। Sponsored terrorism mean both countries blame each other that they are funding terrorists against the country। यानी पाकिस्तान ये ब्लेम करता है कि जो यहाँ पे हो रहा है कुछ हद तक ठीक भी है, जिस तरह वो आपको कुलभूषण यादव आपने पकड़ा था, जो मुबारक हसन के नाम से ईरान के पासपोर्ट पाकिस्तान में आया था, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, रॉ का एजेंट था। इसी तरह पाकिस्तान से जो उधर होती हैं प्रॉब्लम्स, अभी आपके सामने आगे वो आ रही हैं, उनको वो क्लेम करते हैं कि जी पाकिस्तान करवा रहा है। तो आफ्टर ईज इंटेंशन न्यूक्लियराइजेशन, ये प्रोसेस के बाद एक दफा तो आपका बॉर्डर रिलैक्सेशन हुई, ट्रेड कल्चर पे बातें हुई। 1999 में आपकी बस डिप्लोमेसी शुरू हुई, हैप्पी मूवमेंट था, दोनों कंट्रीज के दरमियान बस चलनी शुरू हो गई, पाकिस्तान से इंडिया जाया करती थी। ठीक है, अब यहाँ लाहौर से अगर लें तो लाहौर में आधे घंटे में आप इंडिया पहुंच जाते हैं, ये आपका वाघा बॉर्डर यहाँ से बिल्कुल पास है। ठीक है, और कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, उससे भी आपको जो सा था पॉलिटिकली प्रेशराइज करके स्टेप बैक करवा लिया कर लिया गया, जिसमें मुशर्रफ आज तक कहता था कि हम जीती जंग हारे हैं। और ये सारा कुछ जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट सब कुछ हो गया, ईज ऑफ टेंशन हो गई, 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक होता है। 18 महीने ये क्राइसिस जारी रहते हैं, और ये कहा जाता है कि ये जो है लश्कर तैयबा और लश्कर जंगवी, ये जो से हैं इसको पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है, इनको कंट्रोल नहीं कर रहा, और दीज वर द मेन कॉज कि ये आके यहाँ से हम पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि वो मुजाहिदीन जिनको अमेरिका ने पैसा दे के लड़ना सिखाया, जो अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए काम करते रहे और रशिया के कब्जे से अफगानिस्तान को छुड़ाया, उन्होंने जनाब अपना रुख इधर का किया, और रुख इधर का करने के बाद उन्होंने क्या काम शुरू कर दिया, उन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि यहाँ पे स्पॉन्सर टेररिज्म शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ पाकिस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट है, उससे को मुकर नहीं सकता, बहुत सारी चीज़ें फिर वो क्लेरिफाई भी हुई और जो गलत थी। खैर आगे मूव करते हैं। 2003 में फिर दोबारा न्यू पीस इनिशिएटिव हुआ कि दोबारा हम बातों को जरा जौन से वो रीस्टेबलाइज करते हैं, पर 2005 में फिर दिल्ली में हमले हुए, 2006 में मुंबई में हमले हुए, और 2008 में फिर आखिरी हो गई जो मुंबई अटैक का बहुत बड़ा एक इशू बना। ठीक है, जो इनका होटल शोटल कब्जे में आया और वो सारा कुछ, उसका जो सीधा साधा बंदा था वो पाकिस्तान में उन्होंने ट्रेस किया, जो एक बंदा उन्होंने पकड़ा, जो ये आपको नजर आ रहा है, पता नहीं क्या इसका नाम था, अजमल कसाब। ये अजमल कसाब था, इसकी ये जपालपुर उकाड़ा के पास से ट्रेस हुआ कि यहाँ से बिलोंग करता था। नाउ देयर वाज अ क्वेश्चन, क्या इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट से फंड कर रही थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो थी वो इनको उस तरफ ले जा रही थी, या क्या अनासिर थे, कौन लोग थे जो इन्हें फंड कर रहे थे? बिकॉज ये जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको एक टाइम पे जहाद को फरोग दिया गया और तालिबानाइजेशन को प्रमोट किया गया, ये क्यों किया गया? क्योंकि मदरसे बैकवर्ड एरियाज में बनाए जाते थे, वहाँ से गरीब लोग जो बच्चों को स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते मदरसों में डालते थे, मदरसों में उनका ब्रेन वॉश होता था कि जन्नत में जाएंगे, हुरें मिलेंगी, और वो जन्नत की में उनको बेसिकली अमेरिका की फंडेड पैसों से जन्नत की तैयारी करवा के अफगानिस्तान में भेजा जाता था रशिया से लड़ने के लिए।
ठीक है, अब वो लोग जब आज़ाद हुए तो वो फिर मुंह सिर उनको जहाँ पे आया उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जनाब 2008 के बाद एक दफ़ा आपके रिलेशनशिप टोटली जौन से है ना वो समझ लें एक दफ़ा फेल्ड हो गए। ठीक है, आफ्टर दैट जो मेन आपके इश्यूज थे ये देखना है, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ, GHQ पे हमला हुआ, FI हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, चूंग मनामा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे हमला हुआ, मैरियट होटल पे हमला हुआ, इन तमाम के जौन सी आपकी ब्लेम है वो फिर उधर गया। तो सो दिस वाज अ ग्रेट ब्लेम गेम फ्रॉम 1999 टिल 2010। 2011 आ जाता है, क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू हो जाती है, मेल्ट डाउन ऑफ आइस होता है दोनों कंट्रीज के दरमियान, वाजपेयी और गिलानी इकट्ठे मैच देखते हैं और इंडिया को MFN का स्टेटस देने की बात होती है। MFN मीन मोस्ट फेवरेट नेशन। जिस कंट्री को आप ये स्टेटस देते हैं वहां से आप बॉर्डरलेस ट्रेड कर सकते हैं, कोई आपके ट्रेड के ऊपर कोई ड्यूटीज नहीं होती, कोई टैक्सेशन नहीं होती और आप ट्रेड कर सकते हैं। इन्हीं बातों बातों में आपके LOC क्लासेस बराबरी से साथ साथ जारी उशारी में 2013 आ गया। 13 में अगेन ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चले गए, क्योंकि जो आपके लाइन ऑफ कंट्रोल पे LOC पे जो क्लैशेस जारी रहे, इसमें से 5 जौन से थे पाकिस्तान आर्मी के जो लोग थे वो भी मर गए। ठीक है, वो शहीद हुए और इस तरह फिर कुछ उधर भी होता रहा। तो ये कॉन्टिन्यूसली इन चीज़ों में टेररिज्म ने आपको टोटली जौन सा है वो एक दफ़ा तबाह करके रखा है। इसके बाद एक फेज आता है, ठीक है, जब ये वायलेशन आपके सामने 2014 में 400+ वायलेशन थी, पिछले साल ये 2000 से ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो ये वायलेशन आपकी बॉर्डर टेंशन उसके बाद जारी रही है। एक फेज सिर्फ आया नवाज शरीफ का। ठीक है, वो जो फेज था उसमें सिर्फ और सिर्फ ये था कि उन्होंने अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट को यूज करके, जब ये इधर इनकी कोई फैमिली मैरिज पे वहां से ही आया था पाकिस्तान, ये जो आपका मोदी था 2017 में। ठीक है, वो फेज एक वो था जब आपके फिर कोई ईज एंड टेंशन शुरू हुई है। अदरवाइज टेररिज्म टेररिज्म और उसी की ब्लेम गेम आपकी जारी रही। ये सारी स्क्रीन आपके सामने आ रही। ये रॉ एजेंट 2016 में आपने पकड़ा कुलभूषण यादव। ठीक है, और ये यहाँ पे आया था बलूचिस्तान को तोड़ने के एजेंडे से, जिसको यहाँ पे मुबारक अली के नाम पे यहाँ पे भेजा गया था। ठीक है, तो ये सारा चलते चलाते ये आपके सामने स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप इनको देखें तो जो आपके लगातार एक रेड लाइन पे रहे हैं, कभी भी आपकी ईज ऑफ टेंशन नहीं आई। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हडल्स क्या थी आपकी पीस प्रोसेस में। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मैंने आपको पहले बता चुका हूं, ब्लेम गेम, उसके बाद एक्सट्रीमिज्म, उसके बाद लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जिसको ट्रस्ट डेफिसिट भी कहते हैं, और सबसे बढ़कर इंडियन बिहेवियर जो सा था, क्योंकि वो कश्मीर पे बात करने को तैयार ही नहीं है। तो दिस वाज ईगोइज्म एंड दिस वाज द रीजन बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव इंटेंशन टुवर्ड्स कश्मीर। ये वॉर आपकी जारी रही है। जरूरत किस चीज की रही है कि जो पीछे हो गुजरा उसको छोड़े, मेच्योरिटी दोनों कंट्रीज दिखाएं और कश्मीर का इशू सॉल्व करें, वाटर क्राइसिस सॉल्व करें, तो आपकी दोनों कंट्रीज जो सी हैं वो सुकून में जा सकते हैं। 2018 के बाद अब तक क्या कुछ होता रहा है। 2018 के बाद जनाब वही टेररिज्म का रोना, जैश ए मोहम्मद का उन्होंने कहा जी हमने कैंप जॉन से वो गिरा दी है, उधर से आपने अभिनंदन को उनका प्लेन मार गिराया जो आपकी टेरिटरी में एंटर हुआ था, अभिनंदन का इशू हो गया। ठीक है, और ये आपका इशू कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है बिकॉज रीजन इज कि आप लोग कोऑर्डिनेशन की तरफ आ नहीं रहे। पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट जो आने वाला सवाल है ना बेटा, वो इस टाइम ये है कि पाकिस्तान और इंडिया अगर विन विन सिचुएशन पे अग्रीमेंट करते तो दोनों कंट्रीज को क्या बेनिफिट्स है। ये बेनिफिट आपके सामने है। ट्रेड बेनिफिट्स में कुछ चीजें वो जिनकी पाकिस्तान महारत रखता है, कुछ चीजें वो इंडिया महारत रखता है। तो अगर ये विन विन सिचुएशन पे दोनों प्री कंडीशन साइन करके अग्रीमेंट साइन करते हैं तो ये वो सिचुएशन बनेगी जब दोनों कंट्रीज जौन से हैं ये प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे, रिलेशनशिप स्टेबल होंगे। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन 3 इशू जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए हैं, टेररिज्म, कश्मीर एंड वाटर, इनको रिजॉल्व किया जाए।
ठीक है। अब अगर ये तीनों इशू रिजॉल्व होते हैं तो तब जो है आपका ट्रेड भी हो सकती है और आपके दरमियान पीस प्रोसेस जो है वो ये भी रिकंटिन्यू हो सकता है। तो ये आपके सारे स्टैटिस्टिक्स थे इसके बारे में, पाक इंडिया रिलेशन के बारे में। यहां तक कोई सवाल हो तो मुझसे पूछे मेरे बच्चों। आई होप कि चीजें इजीली क्लियर हुई होंगी, मुश्किल तो नहीं लगा कुछ? कितने मिनट लगे हमें? 45 मिनट लगे और हमने पूरा आपका पाक इंडिया रिलेशन पढ़ लिया। इजी और नो? अगली बात करें, पहले बता दो कोई सवाल है किसी के? अमेरिका सर कहता है जब तक आप अफगानिस्तान में ऑपरेशन करेंगे आपकी इकोनॉमी ठीक रहेगी। उसका मतलब ये है कि आप अमेरिका की खातिर अफगानिस्तान में लड़ें दोबारा से, आपको हम डॉलर देंगे, ठीक है, और डॉलर ही आप डॉलर इस तरह एड लेके चलते रहेंगे, आप खुद कुछ नहीं करेंगे। 1979 से 1991 तक आप चले उनके डॉलर पे। उधर एक तरफ आपका पहले वॉर इन कश्मीर जारी, सॉरी वॉर इन अफगानिस्तान जारी रही, फिर 2001 में अगेन आपका जो 9/11 का इंसिडेंट हुआ अमेरिका का, और आपने दोबारा फिर अफगानिस्तान में अपने आप को धकेला। जंग बेसिकली वो अमेरिका की थी, उसमें ये वॉर इन टेररिज्म के नाम पे, और अगेन तबाही तबाही हुई और कुछ नहीं हुआ। सर अगर हम अभी अफगानिस्तान में ऑपरेशन स्टार्ट करें तो डॉलर इनकमिंग मिलेगा, आने डॉलर आने वाकई लगे। देंगे। देखिए 2001 से 2008 तक आपका डॉलर 60 रुपीज पे रहा है, ठीक है। मैंने ठीक है। असल में आतिफ अभी आपकी बेटा ट्रायल क्लास में जो जिस क्लास के साथ आपकी क्लास हो रही है ना, इनको पहले वो टॉपिक करवा चुका हूँ पाक यूएस रिलेशन का, तो इंशाल्लाह वो अभी आप भी आगे पढ़ेंगे फिर आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। राबिया बेटा आप पिछली क्लास वालों से हैं, जी जरा सर। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ कि वीएन को कैसा पाया है, पढ़ाई का अंदाज कैसा है, और न्यू आने वाले स्टूडेंट्स को क्या रेफर करेंगे? सर वीएन का जो मेरा आप अब तक का सफर बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं और बहुत सारी नई चीजें भी पता चली हैं। तो पढ़ाई का अंदाज बहुत अच्छा है और स्टाफ स्पेशली टीम मैनेजमेंट सब बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। आप जब कोई भी बात किसी जगह पे भी समझ नहीं आती जब भी पूछें, और ऑनलाइन मतलब क्लासेस के बारे में क्या ख्याल है कि यहाँ आपको कमी तो नहीं फील होती कि कोई फिजिकल नहीं और सर, ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम अगर हम जैसे फिजिकल क्लास जैसा ही माहौल होता है, हम इंटरप्ट नहीं करें, हम आपसे कुछ भी पूछें आप फौरन से जवाब देते हैं। ऐसा नहीं होता कि ऑनलाइन क्लास हो रही है, ये रिकॉर्डेड क्लास तो नहीं होती ना। अगर हम अटेंड करते हैं, टू द पॉइंट क्लास समझ आती है तो वो ज्यादा इजी होता है, गुड? अच्छा फिजिकल जैसा एनवायरनमेंट होता बिल्कुल हमारे ज़्यादातर लोग रिकॉर्डिंग पे भी होते हैं, उसकी रीज़न ये है कि अगर कोई जॉबियन जाएंगे, जिस तरह अब संडे था तो आज मोस्टली लोग जो से उनको ये पता है कि हम क्लास नहीं भी लेंगे तो हमें रिकॉर्डिंग मिल जाने, तो ये एक एज है स्टूडेंट्स को, जो जॉबियन है सब कुछ उनको कोई इशू नहीं है, और उसके बाद भी वो हमसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा हर स्टूडेंट हर टीचर से डायरेक्ट अटैच है, क्योंकि आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। आपको वैसे फिजिकल क्लास में तो हम लोग के नंबर ही ना मिलते हो शायद, लेकिन यहाँ पे हर स्टूडेंट की जिस टाइम कोई इशू होता है वो उसी टाइम हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी टाइम उसे आंसर मिल रहा होता है। और पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट उसी तरह पढ़ रहे हैं जैसे हमारे ऑन कैंपस पढ़ रहे होते हैं। अब मुदस्सिर यहाँ पे मौजूद है, मुदस्सिर जौन से वो हमारी कैंपस की बैक साइड पे रहते हैं, मुदस्सिर ने ऑनलाइन ज्वाइन किया। जी मुदस्सिर क्या क्वेश्चन है बेटा? सर जी एक सवाल ये है कि आप बता रहे थे ना ये अजमल कसाब वाला, वो आपकी नजर में क्या गवर्नमेंट ने भेजा था कि वो खुद तैयार हुए थे? वो बेटा बस बता दें। यहाँ गवर्नमेंट नहीं भेजी थी, कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जरूर है गवर्नमेंट की, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट इसलिए कि उन्हें कंट्रोल नहीं करती, लेकिन यहाँ पे अब आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन मैंने मेंशन किया कि जिन लोगों को डॉलर के बदले लड़ना सिखाया गया था, ठीक है, वो जो आपने मुजाहिदीन का एक ड्रामेबाजी शुरू की थी कि आप उन्हें जहाद का लारा दे के लड़वा अफगानिस्तान से रहे थे, उधर अफगानिस्तान में रशिया से लड़वा रहे थे अमेरिका के कहने पे, उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो करना था ना। दे आर बेसिकली अनएम्प्लॉयड और व्हाट दे वांट, दे ओनली वांट डॉलर। कोई तीसरा कंट्री आप दोनों को लड़ाने के लिए उनको फंड करना शुरू कर दे, वो कहेंगे ठीक है हम लड़ा देते हैं। सर एक बात ये भी है ना जी जी कि पूछे। उन्होंने कहा था कि समुद्री रास्ते के जरिए ये आए हैं, तो जी पाकिस्तान जी नेवी ने इनको। देखिए पाकिस्तान नेवी तो इस काबिल नहीं है, जो पाकिस्तान नेवी का पाकिस्तान कोई फोर्स इस काबिल नहीं। वो जो कुलभूषण यादव पाकिस्तान में घुसा हुआ था, उस जैसे कितने एजेंट है तो वो आ जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान नेवी ने क्या करना है, यहाँ से लोग आप देख लें यूरोप चले जाते हैं, यूरोपियन नेवी कुछ नहीं कर पाती,
समुद्र इज नॉट यू कैन से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, इट्स अ वेरी ह्यूज वेवलेंथ। ठीक है, मीन यू डोंट से कि उसको कोई ना कोई स्पॉन्सर्ड ही था, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी रीजन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो दुश्मन नासिर हैं ख्वाह वो किसी भी फॉर्म में हो ऐसा कर सकते हैं। और ये बात बहुत क्लियर है कि दोनों कंट्रीज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते ही नहीं कि पीस हो, और वो तबाही का बाइस बनते हैं। ठीक है, समझे हो बेटा? अब अगली इंपॉर्टेंट बात मेरे बच्चों वो ये है कि आपने पढ़ना क्या है। आपको ये आपका जो है स्लाइड्स ये ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी, जो आपके क्लास ग्रुप है। ठीक है, ये जो लोग अभी जिन्होंने अपनी इनरोलमेंट वगैरह करवाने, इनका ग्रुप जो बनेगा उसके अंदर इनको ये लेक्चर भी मिला करेगा, लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा था वो भी मिलेगा, और ये सारी स्लाइड्स मिलेंगी। हमने टॉपिक वाइज हर चीज को डिवाइड किया हुआ है, ये टॉपिक्स हैं देखिए। ठीक है, जिस तरह हमारा एक एक दिन एक एक मिनट हमारा प्लान है, वीकली टाइम टेबल आपको मिलेगा कल से। ठीक है, और ये मेरा बेटा जो आपकी जो रीडिंग्स हैं वो साथ हमने यहाँ पे मेंशन की हुई, ये आर्टिकल आपने निकाल के पढ़ने हैं। आपको मार्केट से कोई आउटडेटेड गाइड कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक सारा नॉलेज आपको हम स्लाइड से दे रहे होंगे, और जो उसके अलावा एक नेक्स्ट लेवल का नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है वो हम आपको दे रहे होंगे, जो हम आपको रीडिंग्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। यहाँ पे काम करना आपकी जिम्मेदारी है, करवाना हमारी जिम्मेदारी, और अल्लाह के करम से इंशाल्लाह होप फॉर बेस्ट। कोई और क्वेश्चन, कोई चीज समझ में ना आई हो? आसिफ लेट सर, ज्वाइन किया सवाल है। बेटा। नो सर। जी ईशान पूछे। सर मैंने अभी एनरोलमेंट करवाई है, तो मैं ये पता करा था कि जो पिछले रिलेशंस पढ़ लिए हैं तो नहीं उन्होंने आपको तो अभी शुरू होने हैं, वो तो आपका हमारा बेटा पैटर्न ही ऐसा, आपको तो शुरू होने हैं अभी। ठीक पिछले है सर। आपको मतलब आपने कोई रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग नहीं लेनी है, आपके रेगुलर क्लासेस ही होनी है। ठीक है सर। ठीक है, ये तो सिर्फ ट्रायल क्लास आपको दे रहे हैं, तो मैं उसका दे रहा हूँ रेफरेंस, क्योंकि जो आपसे पीछे वाला है बैच है वो तो तकरीबन उनको 1.5 महीना महीना से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, उनकी चीज़ें वो नहीं कि आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी, आपके सेपरेटली सारी चीज़ें कवर हो। ठीक है जी, ऑल क्लियर? यस सर। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, नोट्स भी आ जाएगी। स्टे ब्लेस्ड, और इंशाल्लाह कल से मुलाकात होती है रेगुलर क्लासेस में। 9:15 से 10:15 आपकी ये क्लास हुआ करेगी, और 8:15 से 9:15 ये आपकी क्लास मेरे साथ होगी, अभी आज जिस तरह हुई। ठीक है, ये कल आपकी कल मेरे साथ ही क्लास होगी इंशाल्लाह, और सेकंड क्लास देखते हैं किसके पास आती है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।